India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोरबी पुल हादसे मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने नगर पालिका को लगाई फटकार, कहा होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। सरकार से भी किए सवाल, पुल की मरम्मत के लिए टेंडर क्यों नहीं निकाला। मुनक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को सुनाई खरी खरी, कहा समाधान नहीं निकला, राज्य सरकारें सिर्फ मीटिंग कर रही हैं। दोनों राज्य सरकार बैठकर समस्या को हल निकाले। सरकारें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर करें दाखिल। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाले उद्धव ठाकरे की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयोग को निर्देश, नाम और चिन्ह के आवंटन से संबंधित कार्रवाई जल्द। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली बेल। कोर्ट की सहमति के बाद जा सकती हैं विदेश। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात गुजरात के मोरबी पुल हादसे की। गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुल की मरम्मत के लिए ठेका देने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब कर पूछा कि 2016 में टेंडर खत्म होने के बाद भी ब्रिज का टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया। हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समझौता मात्र 1.5 पेज में कैसे पूरा हो गया। गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे पर सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मोरबी ब्रिज मामले पर सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए गुजरात सरकार और मोरबी नगर पालिका को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका होशियार बनने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट ने पूछा कि 2016 में टेंडर खत्म होने के बाद भी ब्रिज का टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया। खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि 2017 में निलंबन पुल के संबंध में संचालन, रखरखाव, प्रबंधन और किराया एकत्र करने के लिए कलेक्टर राजकोट और अजंता के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बावजूद अजंता कंपनी द्वारा पुल का रखरखाव जारी रखा गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि हादसे के 5 मिनट बाद ही पुलिस रेस्क्यू के लिए घटना स्थल पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू अभियान भी तेजी से चलाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी कुछ घंटों में ही मौके पर पहुंच गए थे। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार के समक्ष कुछ प्रश्न भी रखे। पहला, समझौता ज्ञापन के तहत ये नहीं बताया गया है कि किसके पास ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी थी कि पुल उपयोग के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, जब समझौता ज्ञापन 2017 में समाप्त हो गया था तो आगे की अवधि के लिए निविदा जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। नंबर 3, जून 2017 के बाद भी किस आधार पर पुल को अजंता द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जा रही थी, जबकि एमओयू 2017 के बाद रिन्यू नहीं किया गया था। नंबर 4, क्या गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 65 का अनुपालन हुआ था। और 5वां, इसने गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया। प्रथम दृष्टया नगर पालिका ने चूक की है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने मोरबी के जिला जज को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया कि नगर पालिका को नोटिस भेजा जाए कि 16 नवंबर को फिर से सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिना टेंडर कंपनी को राज्य की उदारता दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से जुड़ा मुनक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा सरकार को फिर से फटकार लगाती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों को चाहिए कि वो राजनीति में न फंसकर आम जनता के समाधान पर ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को मामले में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले में हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। मुनक नहर विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस एम.आर. शाह ने टिप्पणी करते हुए दोनों राज्यों से कहा कि आम आदमी समस्या के समाधान को देखना चाहता है। आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी मीटिंग करते हैं। कोर्ट ने कहा कि 25 गांव के लोग आज भी बाढ़ से परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं निकला। राज्य सरकारें बस मीटिंग कर रही हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को राजनीति की बजाय आम जनता की समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने मुनक नहर विवाद मामले पर पंजाब सरकार से कहा कि आपने गंभीरता से इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाई और कहा कि आपको CWC और कोर्ट द्वारा किए गए सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। जबकि पंजाब और हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कहा दोनों राज्य सरकार बैठकर समस्या को हल निकालने की दिशा में कदम उठाएं। इस मामले में सरकारें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने जो सुझाव दिया है उस पर आपको अमल करना होगा। हम ये नहीं तय करेंगे कि कैसे करना है। आप ये मत बताइए क्या खरीदा, क्या शुरुआत की, मीटिंग से क्या निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा जमीन आती है। ऐसे में आपको हरियाणा के प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि हम हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने जो सुझाव दिया है उस पर आपको अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इससे पहले अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन पुणे द्वारा प्रस्तुत अंतिम मॉडल अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर और अनुशंसित समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया था, ताकि कई वर्षों से अनसुलझे 25 गांवों को नुकसान पहुंचाने वाली घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा राज्य की रिपोर्ट बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और पंजाब राज्य ने स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने की भी सहमत नहीं उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्य घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर नहीं लग रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्देशों के बावजूद संबंधित राज्यों ने सही से काम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। उद्धव ने चुनाव आयोग के शिवसेना के नाम और प्रतीक के फ्रीज के फैसले को चुनौती दी थी। फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के आवंटन की कार्रवाई जल्द की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और तीर के प्रतीक को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के आवंटन से संबंधित कार्रवाई को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि एकनाथ राव संभाजी शिंदे याचिकाकर्ता और उद्धव ठाकरे जो कि प्रतिवादी हैं, उनके नेतृत्व वाले 2 समूहों में से किसी को भी पार्टी शिवसेना के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। दोनों समूहों में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित प्रतीक धनुष और तीर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि दोनों समूह अंतरिम में अपनी इच्छानुसार नाम चुन सकते हैं, जिसमें उनकी मूल पार्टी शिवसेना से जुड़े नाम शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया है
दोनों समूहों को ऐसे अलग अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे जो वे मौजूदा उपचुनावों के प्रयोजनों के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से चुन सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दलील दी कि चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और तीर के चिन्ह को प्रतिबंधित करने का आदेश अवैध है। ठाकरे के वकील ने कहा कि फैसले के कारण पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है। आयोग ने अपने 8 अक्टूबर के अंतरिम आदेश में ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 27 सितंबर को उद्धव समूह द्वारा शिंदे द्वारा शुरू की गई ईसीआई के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के मंत्रियों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किसी आपराधिक मामले पर बयानबाजी से रोकने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश बनाने चाहिए? इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संविधान पीठ को तय करना है कि मंत्रियों और सरकारी पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा अपमानजनक और विवादास्पद बयानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश निर्धारित कर सकता है या नहीं। मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ की जज जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए अब एक कानून की जरूरत है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर अलग कानून बनाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि खुद की पाबंदियां हैं, लेकिन आजकल ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं जिस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है। यही इस मामले का उद्देश्य है। दरअसल 2016 में बुलंदशहर गैंगरेप मामले में यूपी के तत्कालीन मंत्री आजम खान की बयानबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक सिविल अपील पर विचार करते हुए कहा कि रेवंत सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन के मामले में पिता की पैतृक संपत्ति में नाजायज बच्चों के अधिकार के मुद्दे पर विचार अभी भी बड़ी बेंच के समक्ष लंबित है। जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि रेवंत सिद्धप्पा मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग पीठों का गठन किया गया है, इसलिए इस मुद्दे को शांत करने की सलाह दी जा सकती है ताकि इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटा जा सके। ये देखते हुए कि संदर्भ को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए कि वो इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखे। दीवानी अपील में एक पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर वकील बसप प्रभु पाटिल ने पीठ के संज्ञान में लाया था कि ये मामला 11 साल से लंबित है और इसका कई मामलों पर प्रभाव है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रावधान है कि अगर कोई विवाह वैध है तो उससे पैदा बच्चा भी वैध होगा। हालांकि धारा 16(3) प्रदान करती है कि इससे विवाह के किसी भी बच्चे को प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि अकृत और शून्य है, या जिसे धारा 12 के तहत अकृतता के एक डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में या उसके लिए कोई अधिकार माता पिता के अलावा किसी भी मामले में अगर इस अधिनियम के पारित होने के लिए ऐसा बच्चा अपने माता पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता है। रेवाना सिद्धप्पा में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ऐसे बच्चों का अधिकार होगा कि जो कुछ भी उनके माता पिता की संपत्ति बन जाए, चाहे वो स्व अर्जित हो या पैतृक हो। उपर्युक्त मामले में समन्वित पीठों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न मामला 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेजा गया है। मार्च 2020 में इस मुद्दे को उठाने वाली एक एसएलपी पर विचार करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने रजिस्ट्रार को इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा ताकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक संदर्भ के लिए कागजात रखे जा सकें। साल 2020 के फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने ताहिर और ईडी की दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों को 2 दिनों के भीतर 3 पेज में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ताहिर हुसैन के खिलाफ हाल ही में कड़कड़डूमा कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप तय किए थे, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। 2 साल पहले साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए दंगों के 50 से अधिक लोगों की इसमें मौत हो गई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। सैकड़ों
करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान हुआ था। दूसरी ओर ईडी ने तर्क दिया कि ताहिर हुसैन द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए बैंक खाते पीएमएलए की धारा 8(5) के अर्थ में संपत्ति होंगे, ये कहते हुए कि ऐसी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ईडी ने यह भी प्रस्तुत किया कि दंगों को वित्त पोषित करने के लिए कथित साजिश थी, जिसमें फर्जी बिल तैयार किए गए और बाद में अपराध करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नकद भी दिया गया। दंगों के दौरान उन्मादी भीड़ ने स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप और ट्रक में आग लगा दी थी। भीड़ ने 2 सरकारी कर्मचारियों को भी मार डाला था। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली दंगे में कथित तौर पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और गैर कानूनी तरीके से जमा होने के आरोप हैं। अदालत ने पक्षों से 2 दिनों की अवधि के भीतर निर्णयों के साथ साथ 3 पृष्ठों से अधिक की अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों से पैसा कमाना प्रमुख आवश्यकता है। इस मामले में ऐसा कोई घटक नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 200 करोड़ की ठगी केस में जैकलीन की बेल पर फैसला सुनाते हुए आखिरकार एक्ट्रेस को बरी कर दिया गया है। पहले एक्ट्रेस की बेल पर 11 नवंबर को फैसला होना था, मगर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्ट्रेस की अंतरिम बेल 10 नवंबर को खत्म हो गई थी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख के निजी मुचलके यानी श्योरिटी बॉन्ड पर बरी कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ ठगी केस में लिप्त जैकलीन ने जमानत उनको मिल गई है। एक्ट्रेस पहले अंतरिम जमानत पर थी, इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। 11 नवंबर को हुई सुनवाई में ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, विदेश भी भाग सकती हैं। वहीं जैकलीन के वकील ने जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया था। जैकलीन ने ईडी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने फैसले में जैकलीन को विदेश जाने के लिए भी छूट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जैकलीन कोर्ट की इजाजत से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं, लेकिन एक्ट्रेस हमेशा के लिए देश छोड़ नहीं सकती। कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख तय की है, जब जैकलीन पर लगे आरोपों को तय करने पर बहस की जाएगी। जैकलीन फर्नांडीज पर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के करीबी होने का मामला यहां पर बताया है। एक्ट्रेस पर ठगी की रकम से फायदा लेने का भी आरोप लगा है उनके ऊपर। ईडी ने जैकलीन को इस मामले में आरोपी बनाया है। दूसरी ओर जैकलीन का कहना है कि वो खुद इस मामले में विक्टिम है। रिपोर्ट है कि जैकलीन और सुकेश रिलेशन में थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। जैकलीन को खुश करने के लिए सुकेश उन्हें महंगे महंगे तोहफे लाकर देता था। जैकलीन सुकेश से शादी करने के ख्वाब देख रही थी। कुछ दिन पहले ही सुकेश ने जेल से चिट्ठी लिखकर जैकलीन को निर्दोष बताया था। सुकेश ने लिखा था कि जैकलीन सिर्फ उनसे प्यार चाहती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें जैकलीन को पीएमएलए के तहत दोषी बना दिया गया। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें पिछले महीने अंतरिम बेल दी थी। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उन्होंने जैकलीन फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। इतना ही नहीं, अदालत ने उन्हें समन भेजा था, जिसके बाद जैकलीन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कुमार के जजमेंट में उसमें यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन if some accused is not arrested by the enforcement directorate, then after the filing of the charge sheet, that accused is entitled for bail. पहली बात, फैक्ट्स पे अगर आप लोग अगर चार्जशीट पढ़ेंगे, जो चार्जशीट फाइल हुई है, उस चार्जशीट में प्राइमा फेसी जैकलीन के खिलाफ देयर इज नो एविडेंस। हम लोग यहाँ पे इस कोर्ट में सबसे मेन फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कर रहे हैं। प्राइमा फेसी देयर इज नो केस मेड आउट, ये हमारा सबमिशन था। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। वी हैव नॉट रेड व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। There are two things. The allegation of flight risk. That allegation is not substantiated with evidence. What is a flight risk? When a person has already flied abroad without the permission of the court or ED, and the person is arrested from abroad and got back to the country. This has never happened even according to the case of the. कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.